अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 14 अगस्त 1947 में दो मुल्कों ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, इंडिया और पाकिस्तान। मगर आज हम पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल देखते हैं और जिस तरह का जुल्म और नाइंसाफ़ी अवाम के साथ होते हुए देखते हैं, इसकी आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया ने आज तक एक भी मार्शल लॉ फेस नहीं किया, वहीं पाकिस्तान में हमने आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करते हुए नहीं देखा। आखिर ये दोनों मुल्कों की ट्रेजेक्ट्री जो है वो इतनी मुख्तलिफ कैसे हो गई। जहाँ ओवर द ईयर्स इंडिया को हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ओवर द ईयर्स एज अ पॉलिटिकल लीडर बनते हुए देखा है, वहीं पर पाकिस्तान में हम आज भी इकोनॉमिक डाउनफॉल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। जहां मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर को तीन बार कांग्रेस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर दी, फिर भी उन्होंने जानते बूझते उस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान की डिमांड को बरकरार रखा। लेकिन इस मुल्क ने अपने वजूद में आने के बाद अपनी आवाम को हर मोड़ पर किसी न किसी तरीके से डिसअपॉइंट ही किया। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई 1947 के बाद जो आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, और क्या कोई उम्मीद बाकी भी है? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 23 मार्च 1940, जिसे हम करारदादे पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, इस मौके पर कायदे आज़म ने कम से कम 1 लाख के क्राउड के सामने एक अलग वतन की डिमांड को ऑफिशियली मुसलमानों के सामने पेश किया। ये दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही अहम दिन साबित होता है, लेकिन मैं आपको इस दिन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। एक्चुअल में देखा जाए तो 23 मार्च को जो हम नेशनल डे मनाते हैं, ये तारीख गलत तारीख है, क्योंकि इस दिन सिर्फ और सिर्फ ये जो रेजोल्यूशन थी वो आवाम के सामने पेश की गई थी, लेकिन इसकी जो मंजूरी थी वो अगले दिन यानी 24 मार्च 1940 को हुई। और ये 7 साल बाद ही था कि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली। ये दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा था कि कोई मुल्क किसी नस्ल की बुनियाद पर नहीं, किसी जुबान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक मजहब की बुनियाद पर कायम हुआ। और इस बात की आग सबसे ज़्यादा किसको लगी, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि पाकिस्तान बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ इसलिए था क्योंकि ये एक कैलिफेट स्टेट और सेक्युलर गवर्नमेंट की दरमियाने दर्जे पर रहकर बरे-सगीर के मुसलमानों को एक सेफ होम ग्राउंड प्रोवाइड करना चाहता था, जहाँ पर वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। किस किस्म की ग्रोथ? आइए उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं। ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरान अल्जीरिया से लिया गया है। यहाँ पर एसआर वस्ती ने एक पर्शियन न्यूज़पेपर के आर्टिकल को कोट किया है जो कि 14 जुलाई 1869 में पब्लिश हुआ था। इधर मेंशन्ड है बहुत ही क्लियरली कि किस तरीके से छोटी हो या बड़ी तमाम मुलाजमतें मुसलमानों से छीनी जा रही हैं। इवन गवर्नमेंट ने उन मुसलमानों से भी नौकरियां छीन ली हैं जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं फॉर दैट जॉब। और ये सब नौकरियां आखिर किसको मिल रही हैं? दूसरी नस्ल के लोगों को, जिनमें से सबसे ज्यादा नुमाया नस्ल थी बरे सगीर के हिंदुओं की। ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है कि किस तरीके से 1857 की जंग में मुसलमानों के साथ बिल्कुल बराबरी में शरीक होने वाले हिंदुओं ने उस जंग के बाद ब्रिटिश को ये यकीन दिलाया कि इस जंग के पीछे असल हाथ मुसलमानों का था, और इसी वजह से मुसलमानों को ब्रिटिश राज की तरफ से बहुत ही बर्बरियत और जुल्म का सामना करना पड़ा। और इन जुल्म और ज्यादतियों के शिकार मुसलमानों की आवाज सर सैयद अहमद खान बने, जिन्होंने बहुत से मुस्लिम लीडर्स को यूनाइट किया। और फिर बहुत ही लंबी स्ट्रगल के बाद हमें पाकिस्तान मिला, जहां पर बहुत से इंडियंस बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस से। वहां पर बहुत कम यूट्यूबर्स आपको रियल स्टोरी बताते हैं। मैंने बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स को ये बात कहते हुए सुना है कि कायदे आज़म ने महज अपनी पावर की लालच की वजह से पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। जिन्ना के 2 स्वरूप है मिस्टर जिन्ना के, एक है यंग जिन्ना, एक है लेटर जिन्ना। अगर यंग जिन्ना लेटर जिन्ना से मिलते तो बड़े दुखी होते। जबकि कोई भी यूट्यूबर मुझे ये बात करते हुए दिखाई नहीं देता कि अगर यूनाइटेड इंडिया आज के वक्त में भी होता तो आज मोदी सरकार जिस तरीके से इंडिया में मौजूद मुसलमानों पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को थोप रहे हैं, वही मोदी आज हमारे सर पर भी होता, और हालात किस कदर ख़राब हो चुके होते ये कोई नहीं जानता। इन्हीं रीजंस की वजह से कायदे आज़म ने कहा था कि आइदर आई विल सी अ डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। उनके पीछे इस बात की ये इंटेंशंस नहीं थी कि अगर पाकिस्तान ना मिला तो मैं पूरे इंडिया को आग लगा दूंगा, बल्कि यहाँ पर वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे आने वाले फ्यूचर को पहले से ही जज कर चुके थे। वो जानते थे कि अगर ये मुल्क मज़हब के नाम पर डिवाइड ना किया गया, अगर यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को उनका हक ना दिया गया,
तो जो तबाही और बर्बादी हम सबको देखनी पड़ेगी, दैट विल बी आवर डिस्ट्रॉयड इंडिया। उनको मुसलमानों पर किए गए तमाम जुल्म नजर आ रहे थे। वो मुसलमानों की असल हालत को जान चुके थे कि कैसे ब्रिटिश राज आहिस्ता आहिस्ता हिंदू राज में बदल रहा है। आज बहुत ही आसानी से उनके इन रिमार्क्स को ध्रुव राठी जैसे इतने अच्छे और अक्लमंद यूट्यूबर्स भी बगैर सोचे समझे बोल देते। जिन्ना जब डायरेक्ट एक्शन की अनाउंसमेंट करते तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती, जेल में डालती और दंगों को होने से रोक सकती। और ये रिमार्क सुनकर मुझे अफसोस भी होता है और तरस भी आता है। तरस इस बात का कि बेचारे हिंदू जो कि पिछले 300 साल से इस इंतजार में थे कि कब ये ब्रिटिश यहाँ से हमारी जान छोड़कर जाएंगे और फिर हमें मुसलमानों पर हुकूमत करने का मौका मिलेगा, और वो बेचारे मुसलमानों पर हुकूमत करने के ख्वाब ही देखते रह गए। सर सैयद अहमद खान ने अगर मुसलमानों की एजुकेशन पर जोर डालते हुए उनको वक्ती पॉलिटिक्स से दूर रहने का कहा और मुस्लिम लीग की बुनियाद में अगर एक अहम रोल प्ले किया, तो उनकी स्पीचेस को भड़काऊ भाषण कहा जाता है। 1880s में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशन थ्योरी का सैयद अहमद खान के द्वारा उनके भड़काऊ भाषणों में। इसकी डिटेल में बात, और यहीं पर अगर एक हिंदू अपने हक के लिए आवाज उठाए तो वो फ्रीडम फाइटर कहलाया जाता है। वाह भाई, हद होती है डबल स्टैंडर्ड्स की। इन सबको तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। पर यहाँ आज इस वीडियो में हमने बात सिर्फ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स की चालों की नहीं करनी, बल्कि अपनी खुद की गलतियों की भी करनी है। ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा मुल्क जो कि इतनी मजबूत आइडियोलॉजी यानी टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, जिस आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बनाने पर सबको मजबूर कर दिया, वही मुल्क अपने वजूद में आने के बाद आज उसी मुल्क के क्रिटिक इस आइडियोलॉजी को बेबुनियाद कहते हैं और इस पर दलाइल भी पेश करते हैं। खैर मुश्किल है समझाना, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं तारीख को सामने रखते हुए अवाम के सामने अपना मुकदमा पेश करना चाहूंगा और उनको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को बाहर से तो इसके दुश्मनों ने बर्बाद करने की ठानी हुई थी, मगर अफसोस इस बात का है कि शिकस्त हुई है तो अपनों के हाथों, दुश्मनों ने तो फकत नजारा किया। चलिए चलते हैं पाकिस्तान की बर्थ डेट पर। 14 अगस्त 1947 ये दिन था जिस दिन हर दिल में एक सवाल था कि आखिर वो कौन सी लकीर होगी जो कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर देगी। वो लकीर किस किस के घर के दो टुकड़े करेगी, ये कोई नहीं जानता था। जहन में थी तो सिर्फ एक ही सोच कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर होगा, और इसी सोच पर आज तक पूरा पाकिस्तान कायम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम 1947 से लेकर 1951 तक के मेजर इवेंट्स पर नजर डालें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है कि आखिर में क्या वो शुरुआती गलतियां थी जिनका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को फेस करना पड़ा इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एसेट्स की कमी की वजह से। मेरे नज़दीक ये पार्टीशन तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान वजूद में आया, बल्कि इस लिहाज से था कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज पाकिस्तान को प्रॉमिस की गई थी कि वो उसको मिलेंगी, जो कि टोटल एसेट्स जो कि उस वक्त में इंडिया में मौजूद थे उनका 17% था, वो भी पाकिस्तान को बहुत ही नाइंसाफी के साथ मिले। सबसे फर्टाइल लैंड्स इंडिया में रखे गए, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में रखी गई, एंड इसके साथ ही साथ जो वायलेंस देखने को मिला, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कायदे आज़म। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान में ही रहेंगे शायद। और महात्मा गांधी ने भी लाहौर में हिंदुओं के साथ खिताब करते हुए ये बात बहुत क्लियरली उनसे कही थी कि अगर पाकिस्तान में आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं मुसलमानों के साथ तो आप पाकिस्तान के झंडे की पासदारी करें। लेकिन जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस निकले। बहुत भारी वायलेंस देखना पड़ा सिख कम्युनिटी, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच। जहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी शुरू से ही सफ़र कर रही थी, वहीं पर पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद ही कश्मीर का डिस्प्यूट भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर हस्बे तौफीक इंडिया ने सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तानी मिलिट्री पर लगा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए आज़ादी के बाद कैश रिजर्व्स में प्रोवाइड करने थे, जिसकी एक किस्त यानी 20 करोड़ रुपए जो थे वो पाकिस्तान को आज़ादी के वक्त ही मिल चुके थे। लेकिन बाकी के जो 55 करोड़ थे वो इंडिया ने पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया, और इंडिया ने उसकी रीज़न बनाया कश्मीर के डिस्प्यूट। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उन्हीं 55 करोड़ की वजह से महात्मा गांधी ने अपनी जान भी गंवाई। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को जो कि महात्मा गांधी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। गांधी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील की कि 55 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान के उन्होंने देने हैं वो फौरन से पहले रिलीज करें, नहीं तो वो भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि उनकी जान ना चली जाए। और उनकी इस डिमांड को मानते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फौरन अपने डिसीजन को रिवर्स भी कर लिया था।
लेकिन यहीं पर एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथुराम विनायक गोडसे ने गांधी जी का इसी बात के पीछे मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर सवाल मेरा बहुत ही सीधा साधा और मासूम सा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांधी जी की ये डिमांड मान ली थी और अपना डिसीजन रिवर्स भी कर दिया था, तो जिस रीजन के पीछे उन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्होंने गांधी जी को इतना भी क्या ऑनर नहीं किया कि वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को एज प्रोमिस्ड वापस करते। क्यों आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के वो 55 करोड़ वापस नहीं किए? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ क्या रीजन। ये बेसिकली एक प्लान था। प्लान ये था कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि पाकिस्तान अपने वजूद पर भी सवाल करने लगे और पाकिस्तानी अवाम ये बात मानने पर मजबूर हो जाए कि अगर एक यूनाइटेड इंडिया में ही रहा जाता तो शायद उनकी हालत कदरे बेहतर होती। और आज ये पाकिस्तान चाहे बहुत सी मुसीबतों में है, लेकिन सिर्फ सांस ले रहा है, तो ये सांसें भी उन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को आज तक तकलीफ देती हैं। और यहाँ पर जब मैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की बात करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे हिंदू बहन भाई मौजूद हैं जो कि इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इन सब चालों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और उनको मैं बिल्कुल भी उन एक्सट्रीमिस्ट में नहीं गिनता। अब एक ऐसे इकोनॉमिक स्टेट में जहाँ पर पाकिस्तान पहले ही एक फाइनेंशियल चैलेंज में से गुजर रहा था, वहाँ पर जानबूझकर कश्मीर का डिस्प्यूट खड़ा कर दिया जाता है ताकि पाकिस्तान का फोकस बजाय के डेवलपमेंट पर जाता, सारा का सारा फोकस पाकिस्तानी डिफेंस पर चला गया, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त की ज़रूरत बन चुका था, जिससे और भी ज़्यादा इकोनॉमी पर बोझ पड़ा और जो रिसोर्सेज आम आवाम के लिए थे वो रिसोर्सेज भी सारे के सारे मिलिट्री और डिफेंस पर लग गए। और इन सब हालात में भी अगर कोई बंदा पाकिस्तान को कायदे आज़म के बाद इन सब सिचुएशन से निकाल कर निजात दिला सकता था तो वो थे लियाकत अली खान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 16 अक्टूबर 1951 में दिन दहाड़े बेदर्दी से उनको मर्डर कर दिया गया। और यहाँ से शुरुआत होती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जो कि आज तक जारी है। अब अल्लाह जाने कि इसके पीछे कोई बाहरी कुव्वत थी या कि अंदरूनी साजिश, लेकिन मेरे नज़दीक मैं इसको अंदरूनी साजिश ज़्यादा इसलिए समझता हूँ क्योंकि जिस तरीके से मिस्टीरियसली इस पूरे मुकदमे को डील किया गया, ये हैरत से कम नहीं है। आज तक भी लियाकत अली खान का मर्डर पाकिस्तानी तारीख में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरह मौजूद है। और जो लोग कहते हैं कि उनके इस कत्ल के पीछे अमेरिका का हाथ था, तो उनसे मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप तारीख को देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि लियाकत अली खान ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी इंटेंशंस बहुत क्लियरली शो कर दी थी जब उन्होंने सोवियत यूनियन की बजाय अमेरिका की दावत कबूल करते हुए वाशिंगटन का दौरा किया था। और ऐसा करने की उनकी एक अहम रीज़न मिलिट्री एड थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को अलायंस के बदले उनसे मिलिट्री एड की डिमांड की, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। यहाँ पर लियाकत अली खान के मर्डर के बाद एक बहुत बड़ी गलती मुस्लिम लीग ने की। लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जो कि पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे कायदे-ए-आज़म के बाद। पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के पास बहुत सारे इख्तियारात थे और ये इख्तियारात गवर्नर जनरल की पोस्ट को ब्रिटिश 1935 एक्ट के तहत दिए गए थे। पर कभी भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, इन इख्तियारात का कोई खासा इस्तेमाल नहीं किया था। और इसी इम्प्रेशन पर मलिक गुलाम मोहम्मद को मुस्लिम लीग ने एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी समझने की गलती करते हुए पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया। अब उस वक्त पाकिस्तान की कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तो थी नहीं, कोई अपने कवानीन तो थे नहीं, और पाकिस्तान को ब्रिटिश एक्ट 1935 के तहत चलाया जाता था। और मलिक गुलाम मोहम्मद ने बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाया और उनके दौर में दो बहुत अहम कारनामे सर अंजाम हुए। नंबर 1, अहमदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज की तहरीक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के शहर लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला मार्शल लॉ नाफिज किया। यहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ। और दूसरी चीज़ जो हुई उनके दौर में वो ये थी कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग बंगाली ज़बान को सपोर्ट करने वाले थे, उन लोगों पर डायरेक्ट गोलियां बरसाने का ऑर्डर दिया गया। मलिक गुलाम मोहम्मद बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट भी थे और साथ ही साथ फालिज के मरीज भी थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका पाकिस्तानी फ्रीडम फाइट के साथ दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था। और उन्होंने ही अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से भी बरतरफ कर दिया था। और गेस व्हाट, अमेरिका में मौजूद एक पाकिस्तानी सफ़ीर को, जिनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। और क्योंकि सिंध असम्बली के पास उस वक्त ये टास्क था कि वो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रही थी, तो उन्होंने 1954 में सिंध असम्बली को ही डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि पाकिस्तान की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल के इख्तियारात को कहीं कम ना कर दिया जाए। और देयर आर सच आर्टिकल्स जो कि ये बात आपको बताते हैं कि उनकी इन सब कामों के पीछे जो सबसे पहले हमायतकार थे उनके, वो थे जनरल अयूब खान। और इसी की बेस पर मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपने दौरे इक़्तिदार में
अपने आर्मी चीफ यानी जनरल मोहम्मद अयूब खान को एक और पोस्ट से भी नवाजा, और वो पोस्ट थी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वजीर दिफा। मगर इस सब से क्या मिला पाकिस्तान को? एक मिलिट्री बैक्ड पाकिस्तान जो कि खुल्लम खुला अमेरिका के साथ अलायंस में था, और इसी पॉलिटिकल अलायंस की वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इफेक्ट हुई। और सबसे बड़ी बात कि एक बार फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को पाकिस्तानी डेवलपमेंट से भी बढ़कर इंटरटेन किया गया, और ये सब कुछ अमेरिका की कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिसका शिकार पाकिस्तानी आम आवाम। हम इसी तरीके से दूसरों की जंगों का बेवजह हिस्सा भी बने, और हमने इसी चक्कर में अपनी खुद की डेवलपमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। और ये जो एक प्रायोरिटाइज स्ट्रक्चर बन गया था पाकिस्तानी मिलिट्री का, वो आज तक कायम है। और फिर देखते ही देखते 1950 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान कोल्ड वॉर और प्रॉक्सी वॉर्स का ही शिकार रहा है। प्रॉक्सी वॉर दरअसल में किसी ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें जंग करने वाला एक तरीके से आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है और खुद कभी भी बज़ाहिर तौर पर उस जंग का हिस्सा नहीं होता। इसके बाद 1965 की जंग, 1971 की जंग, और फिर बांग्लादेश की सेपरेशन। एंड नो डाउट बांग्लादेश में बंगाली की बजाय उर्दू लैंग्वेज फोर्सफुली नाफिज करना एक बहुत ही बुरा पॉलिटिकल मूव था, जो कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स ये चीज़ महसूस की है कि उसके पास अच्छे लीडर्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं, जो कि ज़रूरतें वक्त समझते हुए बहुत ही मेजर्ड स्टेप्स ले सकें। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान की एक बन गई एज अ टेररिस्ट स्टेट, उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। और मेरी नज़र में जो ये दो बहुत बड़े रीजंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन दो बड़े रीजंस ने पाकिस्तान को आज तक सांस नहीं लेने दी। चले मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस हुए 1970 में, और इंडिया में 1951 में पहले जनरल इलेक्शंस कराए गए, तकरीबन 20 साल पहले। ये जो 20 साल का डिफरेंस है ना, इस पूरे 20 साल के अंदर पाकिस्तान यही गेम्स प्ले कर रहा था, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सारी एक्सप्लेन की। इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा था, और पाकिस्तान में हमें फ्रीक्वेंटली 1958, 1977 और 1999 में मिलिट्री कूप्स देखने को मिले। जहां इंडिया 1961 से ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, डाइवर्स इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में मसरूफ था, वहीं पर पाकिस्तान स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, हाई लेवल्स ऑफ डेट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीम एक्सटर्नल एड यानी बाहरी खैरात पर टिका हुआ था। बल्कि मैं कहूँगा इस सबको अपनी आदत बना रहा था। सेम ही जहाँ पर इंडिया अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एनर्जी सेक्टर्स और अर्बनाइजेशन पर फोकस कर रहा था, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम बजट जो था वो मिलिट्री और डिफेंस पर लगाया जा रहा था, और पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी पावर क्राइसिस से भी गुजर रहा था। ये फर्क होता है एक डेमोक्रेटिक और मिलिट्री बैक्ड स्टेट में, और इस सब का स्टार्ट मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा चुका हूँ, और आज तक भी वो चीज़ें वैसी की वैसे ही मौजूद हैं। अगर आप देखें यहाँ पर अब हमें एक बात तो बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि पाकिस्तान शुरू से ही दो मेन चीज़ों का शिकार रहा है। नंबर 1 एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि कभी पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती, एंड नंबर 2 लैक ऑफ लीडरशिप। एंड सर यहाँ पर एक आध लीडर से कुछ नहीं बनना, यहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ लीडर्स की जरूरत है, पैक ऑफ लीडर्स जो कि वुल्फ्स की तरह हमें इस गुमनामी से निकाल सकें। पर यहाँ पर एक क्रेडिट मैं इंडियन मीडिया को भी देना चाहूँ, इतनी खूबसूरती से यार ये पाकिस्तान की इमेज खराब करते हैं। मैं कहता हूँ कमाल करते हैं। मान लिया कि आपकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी हम पर हुकूमत करने की, लेकिन आपने कभी हमें अपने बिगेस्ट सपोर्टर की तरह क्यों नहीं देखा? नरेंद्र मोदी का पूरा वोट बैंक जो है ना, वो पाकिस्तानी हेट स्पीचेस से इकट्ठा होता है। एंड इट्स लाइक अ ट्रेडिशन कि अगर इंडियन पैट्रियोटिक होना है ना, तो पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देना। आप यकीन जाने कि इतनी वीडियोस बनाई हुई इंडियन यूट्यूबर्स ने पार्टीशन के ऊपर, ये मैं देखकर हैरान रह जाता हूँ समटाइम्स कि 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि वो इसमें बताते हैं वो सब की सब बायस्ड है। लाइक जैसे इंडिया ने कुछ भी कभी गलत किया ही नहीं। सब का सब जो गलत काम हुए वो सारे के सारे खाते किसके अंदर हैं? पाकिस्तान के खाते में। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा उन सब यूट्यूबर्स को जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते दिखाई देते हैं कि व्हाट इफ इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर सेपरेटेड, कि यार आप कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ कि व्हाट इफ इंडिया स्टॉप्स हेटिंग पाकिस्तान, या फिर व्हाट इफ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम ग्रेट एलाइज, और उसमें अपनी आवाम को अच्छे तरीके से एजुकेट करें कि जो सारी की सारी हेट क्रिएट की गई है ये जानबूझकर क्रिएट की गई है। हम सब लोग एक ही साथ रहते थे, हम सबको इक्वल राइट्स अगर चाहिए थे, और एक मजहब की बुनियाद पर एक लकीर खींच भी दी गई है, तो यार क्या हो गया? आखिर क्यों हमेशा एक पाकिस्तानी को सर पर टोपी, आंख में सुरमा और जैकेट में एक बम के साथ ही दिखाना होता है इंडियन मीडिया को?
हम सब के सब ऐसे नहीं है यार। आप हमारे लिए एक कदम बढ़ाएं, हम आपके लिए 2 बढ़ाएंगे और यकीन जाने हमारे जो 55 करोड़ आप लोगों ने देने हैं वो भी माफ कर देंगे। और जहां तक इस बात का सवाल है कि पाकिस्तान में कोई होप बाकी बची है या नहीं बची, तो यार देखो, अल्लाह ताला की राह में देर है अंधेर नहीं है। पाकिस्तानी कौम जाग रही है। हम सबको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने तरीकेकार को दुरुस्त कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बात तो फिर वही है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आई नो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, एंड इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर सीरीज जिसमें मैं फेज वाइज यानी प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन क्या क्या इवेंट्स हुए उन सबको आप लोगों को समझा सकूं। सो लेट्स एम कि जब हमारे इस चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं इस सीरीज में एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है वजी काज़मी और मैं मिलूंगा आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।